ठोसों एवं द्रवों की गैसों में विलेयता क्या होती है प्यारे बच्चों। मतलब आखिर जो सॉलिड होते हैं या जो गैसेस होती हैं वो लिक्विड्स में कैसे घुलती हैं, अगर घुलती हैं तो उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से कारक उन पर प्रभाव डालते हैं प्यारे बच्चों। तो डीपली इसको पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं, डिस्क्राइब करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आज नोटिफिकेशन साथ नहीं गया है तो आप बच्चों को क्या कर दें, मैसेज कर दीजिए, बच्चों को मैसेज कर दें, कॉल कर दें, बुला लें क्लास के अंदर कि भाई विशाल सर का क्लास चालू हो चुका है, आज नोटिफिकेशन शायद नहीं आया है, फिर भी जल्दी जल्दी क्लास के अंदर आ जाओ, क्लास के अंदर आ जाओ और क्लास का एंजॉय कर लो, क्योंकि कल के होमवर्क की भी बात करने वाला हूं और फिर आगे की चर्चा भी करने वाला हूं प्यारे बच्चों। तो चर्चा को आगे बढ़ाया जाए, क्या बोलते हो, चर्चा को आगे बढ़ाया जाए? अगर आप लोग कहो तो चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर आप बता रहे होगे। हाँ बोलो, चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। बच्चों को बता दिया सभी को कि क्लास चालू हो चुका है, एक बार यस सर बोल दो, बोलो। जो आंसर दे रहे हैं अभी आंसर की बात कर लूंगा, रुक जाओ उसके लिए, थोड़ा सब्र करो, सब्र। जो भी बच्ची कमेंट कर रही है इसका सही जवाब है, बोलो। चले तो सबसे पहले सर होमवर्क की बात कर लीजिए हमसे। जो आपने 17 नंबर का, 17 नंबर शायद था, 17 नंबर का जो आपने फर्स्ट नंबर दिया था, 17 के ही था, 17 का ही होता, हाँ 17 का जो पहला नंबर था उसका आंसर जो आ रहा है 0.024 आ रहा है, 0.024 आ रहा है, क्या आ रहा है 0.024 इज द राइट आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों। सभी ने निकाल लिया होगा, अगर नहीं निकाल पाए होगे तो कैलकुलेशन कर लेना, एक बार देख लेना उसको, ठीक है, मैं बता नहीं रहा हूं उसको, ओके। बोलो, चलें फिर आगे की बात चर्चा बढ़ाई जाए। 0.028 नहीं 0.024, चले पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं सर, हमें आप पढ़ाने वाले हैं ठोसों की द्रव में विलेयता, फिर इसके बाद चर्चा करेंगे हमसे गैसों की द्रव में विलेयता, ठीक। तो इस पर चर्चा करते हैं और थोड़ा सा डीपली चर्चा करते हैं कि सर ठोसों में द्रवों की विलेयता कैसे होती है, किस प्रकार होती है, ठीक, कैसे आप इसको डिस्क्राइब करेंगे, कैसे आप हमको समझाएंगे कि सर ऐसे कैसे होना चाहिए। आइए जरा बात करते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं। मान लो आपने चीनी ले लिया, चीनी, और चीनी को एक बीकर में रखा, एक मान लो एक ग्लास में रखा, ग्लास में थोड़ा पानी लिया, उसमें चीनी डाल दी और उसको घोलना चालू किया। जब आप घोलना चालू करते हो तो क्या तुरंत पूरी चीनी घुल जाती है? कुछ सवालों का जवाब मैं पूछूंगा, यस सर या नो सर में देना। जब आप ग्लास में पानी लिया, आधा ग्लास, उसमें चीनी डाली और घोलना चालू किया तो क्या चीनी तुरंत घुल जाती है? नहीं सर, धीरे धीरे करके घुलती है, धीरे धीरे करके, बहुत धीरे धीरे करके घुलती है। अगर पानी गर्म हो तो जल्दी घुल जाती है, ये भी काम है। अगर पानी गर्म हो जाए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो जल्दी घुल जाएगी, ये काम है। मगर अगर आप ये बात करें कि अगर सर चीनी को घोलना है तो सर उसमें धीरे धीरे घुलेगी, धीरे धीरे, पहले थोड़ी घुलेगी, फिर और थोड़ी घुलेगी, फिर और थोड़ी घुलेगी, फिर और थोड़ी घुलेगी, धीरे धीरे करते घुलती जाएगी और तब तक घुलती रहेगी जब तक पूरी की पूरी चीनी गायब ना हो जाए। जो चीनी के जो क्रिस्टल होते हैं वो पूरे पूरे तब तक गायब ना हो जाए, तब तक चीनी उसके अंदर घुलती रहती है प्यारे बच्चों। और यहीं से मैं चर्चा उठाने वाला हूं कि सर आखिर जब घोलना चालू करते हैं तो एक ही बार में पूरी पूरी चीनी क्यों नहीं घुल जाती, बार बार उसको क्यों चलाना पड़ता है? जब मैंने एक दो बार ऐसे घुमाया तो जो चीनी थोड़ी घुली तो उसके साथ बाकी चीनी भी घुल जानी चाहिए। आखिर सब चीनी क्यों नहीं घुली, क्यों रह गई इतनी, क्यों बहुत देर तक चलाना पड़ा उसको, ऐसा क्यों हुआ सर? और थोड़ी देर रख दें तो चीनी क्रिस्टल फिर देखो थोड़ी देर बाद दिखने लगेंगे। अगर तुमको लगेगा एक पल के लिए लगेगा पूरी चीनी घुल गई है तो तुम ऐसे देखोगे थोड़ा सा नीचे की तरफ, तल की तरफ, तो तल में देखोगे छोटे छोटे क्रिस्टल और पड़े हुए होंगे। तो ये कैसे होता है सर, क्या होता है इसके लिए, क्या कहेंगे इसके लिए? आ जाओ जरा बात करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है इस पर, ठीक है चर्चा करें। फ्रंट थोड़ा बड़ा कर दें, फ्रंट बड़ा ही है भैया, और कितना हम बड़े हो जाए क्या? चलो क्या लिखते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखते हैं। जब हम किसी ठोस विलेय को, चीनी क्या है, चीनी क्या है भैया? ठोस। आपने कहा सर ठोस विलेय को, जब हम किसी ठोस विलेय को द्रव विलायक में घोलते हैं, द्रव विलायक में घोलते हैं,
तो यहां तो सही है कि सर ठोस विलेय मतलब चीनी ले ली को द्रव विलायक जैसे पानी ले लिया में घोलते हैं तो कुछ ठोस के कण विलयन में घुलकर किसमें विलयन में घुलकर उसका सांद्रण बढ़ा देते हैं उसका सांद्रण बढ़ा देते हैं। क्या यहां तक बात सभी को समझ में आई? क्या बोलो, क्या यहां तक बात समझ में आई? क्या समझ में आ गई? सभी को समझ में आ गई? सर समझ में नहीं आया? अरे मैंने कहा ठोस विलय को ले लिया, द्रव विलायक में घोल दिया। विलायक का मतलब जो घोलता है जैसे पानी, और ठोस विलय का मतलब जो घुलता है जैसे चीनी, घोल दिया। तो ठोस के कण कुछ, बहुत सारे नहीं, पूरे नहीं, कुछ ठोस के कण क्या हुए? विलयन में घुल गए। और जब विलयन में घुलेंगे तो क्या होगी? सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। कि विलय का जो मात्रा होगी भाई उसकी सांद्रता कहलाएगी ना। तो अगर विलय की मात्रा ज्यादा घुलेगी तो सांद्रता ज्यादा होगी, विलय की मात्रा कम घुलेगी तो सांद्रता कम होगी। तो आपने कहा सर कुछ ठोस के कण विलयन में घुलकर उसका सांद्रण बढ़ा देते हैं। क्या कहते हैं? उसका सांद्रण बढ़ा देते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, इस प्रक्रिया को विलीनीकरण या विलोपन कहते हैं, या विलोपन बोल सकते हो। विलोपन कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन विलोपन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोपन कहते हैं। यहां तक तो बात क्लियर है ना? कि मैंने कहा कि सर कुछ ठोस के कण क्या करेंगे? विलयन में घुल जाएंगे, और जब विलयन में घुलेंगे तो उसका सांद्रण बढ़ जाएगा। तो विलयन में घुल गए तो सांद्रण बढ़ा दिया। यस सर, बढ़ा दिया। तो ये जो विलयन में घुलकर सांद्रण बढ़ गया, कुछ ठोस के कण जो विलयन में घुल गए तो सांद्रता बढ़ा दिए, तो इस प्रक्रिया को जो कहते हैं उसे विलोपन कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं, या विलीनीकरण भी बोल सकते हो। परंतु आगे चलो, परंतु कुछ विलय के कण ठोस कणों से टकराकर क्या हुआ? सर कुछ जो विलय के कण है ना वो ठोस कणों से टकरा गए, टकराकर विलयन से दूर हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को अवक्षेपण प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब इस बात को जरा समझाता हूं, पहले एक बार नोट कर लो फिर समझाता हूं क्या मैं कह रहा हूं। समझाता हूं, ठीक है, समझाता हूं। मैंने कहा कि आपने कहा कि सर ठोस, मैंने चीनी ले ली और चीनी को मैंने पानी में घोल दिया। जब चीनी को मैंने पानी में घोला तो कुछ चीनी, जब मैंने ऐसे घोला तो कुछ चीनी हमारी पानी में घुल गई। जब जो चीनी वो पानी में घुल गई तो सांद्रता बढ़ गई, क्योंकि विलय की मात्रा ही तो सांद्रता कहलाती है। परिभाषा याद करो, विलय की वह मात्रा जो किसी विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा या आयतन में घुली होती है, तो विलय की ही मात्रा कहलाती। विलय जो विलय की मात्रा होती है, मैंने कहा जो हमारी चीनी होगी ना वही बताएगी कि सांद्रता कितनी है। अगर चीनी ज्यादा घोलोगे तो सांद्रता ज्यादा होगी, अगर चीनी कम घोलोगे तो सांद्रता कम होगी। तो आपने कहा जब कुछ ठोस के कण, मतलब चीनी के कण, ठोस का मतलब चीनी मान के चल रहा हूं, ठोस के कण विलयन में घुल गए तो उसका सांद्रण बढ़ा दिए, घुल गए तो सांद्रण बढ़ गया। अगर सांद्रण बढ़ गया तो इस प्रक्रिया को विलोपन कहते हैं, डिसोल्यूशन कहते हैं। मगर उसी समय क्या हुआ? उसी समय यह हुआ कुछ विलय के कण, विलय का मतलब ठोस की ही बात कर रहा हूं, कुछ विलय के कण मतलब ठोस के कण, ठोस के कणों से टकराकर विलयन से दूर हो जाते हैं। अरे भैया, अगर ठोस के कण हैं और घुल रहे हैं तो एक दूसरे से टक्कर मारेंगे ना, तो टक्कर मारने पर क्या हुआ? कुछ विलयन के कण, विलयन से जो ठोस के कण जो विलयन में घुले थे ना वो दूर हो गए। नहीं समझे?
समझो, तुम जाके किसी दीवार से चिपक गए, मान लो तुम गए और दीवार से चिपक गए, और पीछे से कोई आया तुमको धक्का दे दिया, तुम हट गए। तुम जाके दीवार से चिपक गए और पीछे से एक और आया, तुमको धक्का दिया, तुम दीवार से हट गए, वो चिपक गया। तो क्या हुआ, तुमको हटा दिया उसने। तो वही मैं कह रहा हूं कि कुछ विलय के कण, कुछ जो ठोस के कण हैं, आपस में ही टकरा गए। देखो ना, ठोस के कण, विलय के कण ठोस के कणों से, मतलब ठोस के कण ठोस के कणों से टकरा गए। जो विलयन के अंदर, आराम समझो, जो विलयन के अंदर ठोस के कण घुले थे ना, घुल गए थे, बाहर वाले जब ठोस के कण आए तो उनसे टकराकर उनको बाहर निकाल दिए। जिससे क्या हुआ, जिससे क्या हुआ, फिर सांद्रण कम हो गया। जो सांद्रण बढ़ा था वो सांद्रण फिर कम हो गया। जो मेरी चीनी घुली थी ना, अब चीनी नहीं, जितनी घुलनी चाहिए थी उतनी नहीं घुली, क्योंकि हमने घोला तो पहले ठोस के कण घुल गए, मगर पीछे से एक ठोस के कण आया, उसको टक्कर मार के बाहर निकाल दिया। तो जब घुले तो उसे विलीनीकरण कहा, विलोपन कहा, और जब टक्कर मार के बाहर निकाल दिया तो उसे अवक्षेपण कहा, प्रेसिपिटेशन कहा। ठीक, क्लियर हो गई बात? क्या कहा? प्रेसिपिटेशन कहा। तो इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब सर आप समझाइए। तो मैंने कहा जब प्यारे बच्चों विलय के कण में आपने विलायक मिलाया, विलायक मिलाया, तो दो चीजें हुई, दो चीजें हुई। क्या हुआ? विलयन बना। देखो क्या बना, विलयन बना। क्या बना? विलयन बना। तो विलय हमारे क्या है? सॉलिड। विलायक हमारे क्या है? लिक्विड। विलयन कैसा बना है? लिक्विड वाला। क्या हुआ, जब आपने विलय में विलायक मिलाया ना, विलय में जब आपने विलायक मिलाया ना, तो क्या हुआ, पहले जब ये विलय विलायक में घुल गया तो घुल के क्या बनाया? विलयन बनाया। तो उस समय जो हो रहा था उसे मैंने कह दिया, क्या कह दिया? क्या कह दिया? विलोपन कह दिया। क्या कह दिया? विलोपन कह दिया। मगर उसी समय विलयन से फिर विलय के कण बन गए। अरे यही तो हुआ कि विलय और विलायक जब आपस में मिलकर विलयन बना लिए तो वो तो प्रक्रिया विलोपन हो गई। मगर उसी समय विलय के कुछ कण आए, पीछे से टक्कर मारे, तो विलय के कुछ कण बाहर हो गए। किससे बाहर हो गए? विलयन से बाहर हो गए। तो जब विलयन से बाहर हो गए तो मैंने उस प्रक्रिया को क्या बोला? अवक्षेपण बोल दिया। क्या बोल दिया? अवक्षेपण बोल दिया। बोलो, एग्जाम्पल देके समझाइए। अरे भैया एग्जाम्पल ही देखो, मैंने कहा ये एक बीकर है, इसमें देखो द्रव घुला है, बहुत ध्यान समझना। विलय के कुछ कण आए, ये देखो ये कण है, कुछ कण आए, इसमें घुल गए। जब इसके अंदर घुल गए, देखो जब इसके अंदर घुल गए ना, तो जितने घुल गए तो घुल गए, मगर जो विलय के कण है ना, बहुत सारे हैं विलय के कण। विलय के जो कण है बहुत सारे होंगे ना, चीनी के कण। तो चीनी के कण बहुत सारे होंगे, तो आपने जब घोला तो कुछ, देखो आपने जब घोला तो कुछ कण क्या हुए? घुल गए। जब वो घुल गया तो पीछे से वो एक कण आया, उसको टक्कर मार दिया, बाहर निकाल दिया। फिर कुछ घुला, फिर पीछे से आए, फिर टक्कर मारा, फिर बाहर निकाल दिया। तो ऐसी प्रक्रिया चल रही थी कि सर वो घुल भी रहे थे और टक्कर मार मार के एक दूसरे को बाहर भी निकाल रहे थे। मतलब अब वो विलयन में घुल भी रहे थे और टक्कर भी मार रहे थे एक दूसरे को। भैया टक्कर मारेंगे क्यों? अरे भैया टक्कर इसलिए मारेंगे क्योंकि आप विलयन को क्या कर रहे हो? चला रहे हो, घुमा रहे हो। तो आपके जो कण हैं वो गतिशील हैं, क्योंकि विलयन के जो कण होते हैं वो लिक्विड में है। लिक्विड में दूर दूर कण होते हैं, तो वो घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो मिला रहे हो ना, तो चल रहे हैं, वो घूम रहे हैं खूब तेज, एक के पीछे एक घूम रहा है। तो एक जाके जहां विलयन में घुला ना, पीछे जाके टक्कर मार बाहर निकल गया। फिर ऐसे घुला, कोई घुला, पीछे जाकर टक्कर मार के फिर बाहर निकाल दिया, फिर वो घूम रहा है, फिर घुला, पीछे जाकर टक्कर मारा, फिर बाहर निकाल दिया। तो ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। ये तब तक चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी, जब तक क्या हो जाए कि पूरी की पूरी चीनी घुल नहीं जाएगी। क्या? पूरी की पूरी चीनी घुल नहीं जाएगी प्यारे बच्चों। जब पूरी चीनी घुल जाएगी, इसका मतलब सर अब कोई कण नहीं है ठोस का, मतलब ठोस अवस्था में कोई कण है ही नहीं। जो पूरी की पूरी चीनी थी ना, वो घुल गई, है ही नहीं उसके कण। उसके कण ही नहीं रहेंगे तो टक्कर मारेंगे ही नहीं। सिंपल सी बात है। नहीं, ग्लास से बाहर नहीं चला जाएगा। ग्लास से बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, उसी के अंदर की बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन के अंदर की बात कर रहा हूं। उसी पानी के अंदर कुछ कण जाएंगे, पानी के देखो, अच्छा पानी का कैसा फार्मूला होता है? ऐसा होता है, होता है कि नहीं होता है? होता है ना। कुछ ऐसे करके बाउंड्री मैंने करके बताया था ना, ऐसे 11th में समझाया था। तो कुछ कण जाएंगे विलय, कुछ कण जाएंगे, यहां मान लो शिफ्ट हो जाएंगे, यहां शिफ्ट हो गए। जब यहां शिफ्ट हो गए, दूसरा वाला आया, इसको टक्कर मारा, बाहर निकल गया। फिर दूसरा आया, यहां शिफ्ट हो गया, फिर पीछे से आया, टक्कर मार के फिर बाहर निकाल दिया। तो तब तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। मतलब विलय और विलायक घुलेंगे भी और विलय के कण बनेंगे भी। ये दोनों आपस में घुल के विलोपन से विलयन बनाएंगे और फिर विलयन से कुछ कण अवक्षेपण द्वारा विलय बना लेंगे। तो एकदम सिंपल सी बात समझो, जैसे तुम स्कूल में मान लो दौड़ रहे हो, मान लो एक के पीछे एक लाइन लगे हो, और एक जाके कोई यहां रुक गया। जैसे चल रहे हो और रुक गए,
तो पीछे वाला आ रहा तुमको धक्का देगा ना, कहेगा धक्का दो, आगे दो, तुम आगे निकल जाओगे, जहां तुम खड़े थे वहां से आगे निकल जाओगे। तो वही हुआ यहाँ, जब आपने घोलना चालू किया ना, तो जैसे एक कण घुला नहीं, दूसरा पीछे से आगे उसे टक्कर मार के बाहर निकाल दिया, अरे निकलो भाई, अभी कैसे घुल गए, हम तो नहीं घुले, तुम घुल गए। अच्छा, फिर वो घुला पीछे, तो उसके पीछे से टक्कर मारा, बाहर निकाल दिया। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी, जब तक चलती रहेगी, तब तक कणों का आकार छोटा ना हो जाए, विलेय के जो कण है ना बड़े आकार के, वो छोटे ना हो जाए। जब वो छोटे हो जाएंगे तो उसी जो विलायक आपका द्रव वाला है ना, द्रव विलायक वाले साइज के हो जाएंगे। द्रव विलायक कण जो जिस साइज के होंगे उसी साइज के विलेय के कण हो जाएंगे। जब साइज के एक जैसे साइज के हो जाएंगे, दूसरे एक दूसरे को मर्ज कर लेंगे। मर्ज कर लेंगे तो कोई एक दूसरे को दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं तो हम कह देंगे दो पूरा का पूरा घुल चुका है, एक जैसी प्रवस्था हो गई है। ओके, ठीक है, ठीक है, चलें आगे। तो विलेय और विलायक मतलब विलोपन भी प्रक्रिया हो रही है और अवक्षेपण भी प्रक्रिया हो रही है। अच्छा, अब बात आती है सर, अगर ये साम्यावस्था में हो, मतलब जितनी तेज विलोपन हो रही हो उतनी तेज अवक्षेपण हो रही हो, जितनी तेज विलोपन हो रही हो उतनी तेज अवक्षेपण हो रही हो। मैंने कहा, पहले एक नोट करके, मैंने कहा रिएक्शन जो फॉरवर्ड है वो बराबर हो रिएक्शन बैकवर्ड के। मैंने कहा जितनी तेज फॉरवर्ड वाली रिएक्शन हो, रिएक्शन फॉरवर्ड का मतलब अग्र अभिक्रिया की दर, मतलब जितनी तेज आगे की अभिक्रिया हो रही हो, आगे से पीछे की ओर हो रही हो, उतनी ही तेज पीछे से आगे की ओर हो रही हो। मतलब जितनी तेज विलोपन हो रहा हो उतनी ही गति से अगर अवक्षेपण हो रहा है, मतलब अगर दोनों साम्यावस्था में है, अरे भैया अगर रिएक्शन फॉरवर्ड और रिएक्शन बैकवर्ड बराबर हो जाए, मतलब अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया के दर के बराबर हो जाए, मतलब आगे से पीछे होने वाली अभिक्रिया और पीछे की ओर से आगे होने वाली अभिक्रियाएं जो वेग है, उनकी जो स्पीड है, अगर समान हो जाए तो हम कैसा विलयन बोलेंगे प्यारे बच्चों? तो इस कंडीशन में इसे साम्यावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साम्यावस्था, साम्य की अवस्था बोलते हैं। और साम्यावस्था में क्या होगा प्यारे बच्चों? साम्यावस्था में यह संतृप्त विलयन बनेगा। क्या बनेगा? आप कहोगे सर संतृप्त विलयन बनेगा। क्या बनेगा? संतृप्त विलयन बनेगा। तो अगर आपसे पूछे संतृप्त विलयन कब बनता है, तो आप ये कह सकते हो जब अवक्षेपण और विलोपन की प्रक्रियाएं समान दर से हो रही हों। क्या? जब मैंने किसी ठोस को किसी द्रव में घोला तो जितनी तेज से, जितनी गति से विलोपन हो रहा हो उतनी ही गति से अगर अवक्षेपण हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो साम्य की अवस्था होगी और उस कंडीशन में उसे संतृप्त विलयन बोला जाएगा प्यारे बच्चों। अगर दूसरी बात कह दें कि सर, अगर दूसरी बात आपसे कह दें कि रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा हो जाए, तब फॉरवर्ड की स्पीड ज्यादा है, अगर सर फॉरवर्ड वाला ज्यादा होगा, ये अगर ज्यादा होगी, मतलब सर ये ज्यादा होगी तो विलोपन ज्यादा होगा, विलोपन ज्यादा होगा तो सांद्रता ज्यादा होगी। देख लो, विलोपन का मतलब कहां है? उसका सांद्रण बढ़ा देना, और अवक्षेपण का मतलब सांद्रता घटा देना। विलोपन का मतलब क्या होता है? घुल जाना, घुल गए, और अवक्षेपण का मतलब कण निकल गए। तो वही मैं कह रहा हूं कि सर अगर विलोपन होगा, मतलब आगे से अभिक्रिया पीछे की ओर हो रही होगी, आगे से अभिक्रिया पीछे की ओर हो रही होगी, तो विलोपन हो रहा होगा तो सांद्रता बढ़ रही होगी। और अगर सर सांद्रता बढ़ रही होगी तो हम सीधे सीधे ये कह देंगे वो अतिसंतृप्त विलयन होगा। अतिसंतृप्त विलयन होगा। क्या होगा? अतिसंतृप्त विलयन होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। पढ़ा चुका हूं ये सब सॉल्यूशन, ठीक। आओ अच्छा, तीसरी बात करते हैं। रिएक्शन फॉरवर्ड अगर धीरे हो, स्लो हो, और रिएक्शन बैकवर्ड स्पीड से हो, ये तेज हो, तो एक ही हो। अगर बैकवर्ड वाली तेज होगी, इसका मतलब सर अवक्षेपण तेज होगा, अवक्षेपण तेज होगा तो सांद्रता कम रहेगी, और कम रहेगी तो सीधे बोल दीजिए असंतृप्त विलयन बनेगा। क्या बनेगा? असंतृप्त विलयन बनेगा। चैप्टर 1 हटा दिया गया, हटा दिया गया, कितनी बार बोलोगे? सुन लिया प्यारे बच्चों, क्यों बार बार बोल रहे? मुझे पता था हटा दिया जाएगा, तब भी मैंने पढ़ाया था उसको, इसलिए पढ़ाया था ताकि अनदर चैनल वाले, अनदर बच्चे आपको ना कह पाए कि आपके टीचर को नहीं आता, ये उसने नहीं पढ़ाया, वो बहुत स्मार्ट बनता है। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं वो बहुत स्मार्ट बनते हैं, उनको हमसे पहले पता हो गया कि चैप्टर 1 हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। आता नहीं होगा, उनको आता नहीं रहा होगा, इसलिए तो नहीं पढ़ाए वो। ऐसे ऐसे बोलते हैं बच्चों, आपसे कई बच्चे ऐसे बोलेंगे तुम्हारे टीचर को नहीं आता रहा होगा तभी तो वो नहीं पढ़ाए, इसलिए पढ़ा दिया ताकि आपको नॉलेज रहे। वैसे तो मैंने सबसे पहले ही आपसे बात कर लिया था कि अगर अपडेटेड एनसीईआरटी आएगी तो चैप्टर हटा दिया जाएगा, क्यों परेशान होते हो? अभी वैसे पूरा पूर्ण रूप से नहीं आया है लिखित रूप से, लिखित रूप से आ जाने तो फिर बात करेंगे ना उसकी। आरएफ और आरबी का मतलब क्या होता है लिख दे रहा हूं नीचे, लिख दे रहा हूं भैया, काहे रह जाए। जहां जहां आरएफ का मतलब होता है अग्र अभिक्रिया की दर,
अग्र अभिक्रिया दर, और आरबी का मतलब होता है पश्च अभिक्रिया की दर, पश्च अभिक्रिया की दर, पश्च अभिक्रिया दर। ओके, चलें आगे, चले, मिल जाएगा नोट्स। एक और नोट करके पॉइंट बोल दे, पॉइंट बोल दे, क्या नोट्स में आ जाएगा वो, तब भी एक पॉइंट होता है, क्या होता है नोट करके लिख लो पॉइंट, ठीक है। विलयन में, विलयन में, विलयन में विलोपन, विलयन में विलोपन व अवक्षेपण की प्रक्रिया, की प्रक्रिया तब तक चलती, तब तक होती, तब तक, तब तक होती रहती है, तब तक होती रहती है। मतलब अगर विलयन के अंदर विलोपन व अवक्षेपण दोनों प्रक्रियाएं चल रही हैं तो ये कब तक होंगी। क्वेश्चन बनता है कि सर जो विलयन में विलोपन और अवक्षेपण दोनों चल रहा है वो आखिर कब तक चलता रहेगा, ये बता दीजिए। तो अगर दोनों चल रहा है वो कब तक चलेगा, इसका जवाब ये है कि सर विलयन में विलोपन व अवक्षेपण की प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक, जब तक विलयन की या विलयन का सांद्रण, जब तक विलयन का सांद्रण स्थिर ना हो जाए। स्थिर का मतलब कांस्टेंट, स्थिर ना हो जाए, स्थिर ना हो जाए। मतलब सर विलयन के अंदर जो विलोपन या अवक्षेपण दोनों की प्रक्रियाएं चल रही हैं ये कब तक चलती रहेंगी, सर जब तक चलती रहेंगी जब तक विलयन का सांद्रण स्थिर नहीं हो जाता। तो कोई बात नहीं, गुस्सा करना अच्छी बात है, ठीक है। आगे बढ़े, आओ। प्रभावित करने वाले कारक, क्या सर प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में कुछ हमसे चर्चा कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो मैंने आपके सामने लिख दिया है, केवल इसको समझाना है। प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला है विलेय और विलायक की प्रकृति पर। अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन बढ़िया है, मगर एक क्वेश्चन और अच्छा है। हम ये जानते हैं सर, एक बात हम जानते हैं कि अगर अच्छा विलेय होगा तो जल्दी घुलेगा, और अच्छा विलायक होगा तो जल्दी घुलेगा। तो ये वही लिखा है कि जो आयनिक ठोस होते हैं ना प्यारे बच्चों, वो ध्रुवीय विलायक में ही घुले रहते हैं। क्योंकि आयनिक का मतलब क्या होता है, आयनिक का मतलब आयन होता है, और ध्रुवीय का मतलब क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव होता है। और आयनिक का मतलब पूर्ण रूप से पॉजिटिव, पूर्ण रूप से निगेटिव होता है। तो जैसा होता है वैसे को घोलता है, मतलब जैसा, जैसे को तैसा, जैसे को ना जैसे को तैसा मिलना चाहिए। तो अगर आयनिक ठोस है तो वो हमेशा ध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा। क्या कह रहा हूं मैं कि जो अगर कोई पूछ ले कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो प्रायः कैसे विलायकों में विलीन होते हैं, तो आप ऑप्शन में जवाब दोगे ध्रुवीय विलायकों में। कहां होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में अच्छे विलेय माने जाते हैं। और जो सहसंयोजी ठोस होते हैं, जो हमारे कोवैलेंट सॉलिड होते हैं, सहसंयोजी ठोस होते हैं प्यारे बच्चों, वो हमेशा अध्रुवीय एवं क्षीण ध्रुवीय विलायकों में घुले होते हैं। क्षीण का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वाले। याद करो, मैंने जब फर्स्ट ईयर में 11th में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाई थी तो वहां मैंने बोला था जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसे क्षीण बंध कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो सहसंयोजी वाला ठोस होगा वो अध्रुवीय विलायक में घुलेगा और क्षीण ध्रुवीय विलायक में भी घुल जाएगा। तो यहां से आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि सर जैसे को तैसा मिलना चाहिए। अगर आयनिक ठोस घोल रहे हो तो उसके लिए आपको ध्रुवीय विलायक लेना पड़ेगा। अगर आप सहसंयोजी ठोस घोल रहे हो तो उसके लिए आपको क्षीण विलायक ले लीजिए या आपको अध्रुवीय विलायक ले लीजिए। जो क्षीण वाला होता है वो एक प्रकार का अध्रुवीय ही होता है ना। क्षीण ध्रुवीय इसलिए लिखा क्षीण ध्रुवीय, मतलब ध्रुवीय ही होता है मगर इसमें क्षीण बंध होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसमें घुल जाएगा। क्यों, क्योंकि सर ये बहुत ताकतवर होते हैं। क्षीण जो ध्रुवीय होते हैं बहुत ताकतवर होते हैं, पानी बहुत ताकतवर होता है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड बहुत ताकतवर होती है, अमोनिया बहुत ताकतवर होती है, इसके अंदर कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अगर आपको सहसंयोजी ठोस घोलना है तो या तो अध्रुवीय विलायक में घोल दीजिए या तो क्षीण ध्रुवीय विलायक में आपको घोलना पड़ेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अगली बात, इसलिए मैंने यहां पर एक पॉइंट लिखा है, समान ही समान को घोलता है। क्या, समान ही समान को घोलता है, जैसा होगा वैसे को बहुत अच्छे तरीके से घोल सकता है। समान वाला समान को घोलेगा, ठीक है।
दूसरा पॉइंट, किसी ऊष्माक्षेपी अगर प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी का मतलब अगर ऊष्मा बाहर निकल रही है, अगर किसी ऐसा प्रक्रम चल रहा है, ऐसी प्रक्रिया चल रही है जिसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है, जैसे आपने कोई ठोस घोला, ठोस को आपने जैसे ही द्रव में डाला तो ऊष्मा उससे बाहर निकल गई, तो उस कंडीशन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आपकी सॉल्युबिलिटी, एस का मतलब क्या है सर, एस का मतलब क्या है बता दीजिए। तो ये एस का मतलब प्यारे बच्चों है सॉल्युबिलिटी। क्या है सॉल्युबिलिटी, हिंदी में कहते हैं विलेयता। क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। तो आपने कहा सर अगर बात करो ये एस, एस की बात ऐसे कर लो अंडर, आप लोग समझ जाना इसके मतलब ये है, ठीक है। तो मैंने कहा अगर कोई ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो किसी ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर विलेयता का मान कम हो जाता है। अगर कोई ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है तो उसके लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। अगर वो ऊष्मा सोखने वाली है ना तो आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, वो सोखती जाएगी, अपनी शांतता बढ़ाती जाएगी। बोलो क्यों, अभी कहा था पानी को जितना गर्म करोगे उतनी जल्दी चीनी को घोलेगा, कहा था ना, पानी जितना आप पानी को गर्म करोगे ना उतना जल्दी वो चीनी को घोल लेगा। वही बात है यहाँ कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी जल्दी वो घुल जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, घोलने की क्षमता उसकी बढ़ जाएगी प्यारे बच्चों, वही बात है। अगली बात, प्रेशर। अब बहुत लोग कहेंगे सर दाब का प्रभाव, यहां से सब जितने भी ये पॉइंट दिखे हैं ना, इन सभी पॉइंट से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव यहां से पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का प्रभाव होता है। ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का प्रभाव क्या होता है, प्रेशर का क्या प्रभाव होता है, बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है, विलेयता घट जाती है, आप परिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। कह दिया जाए ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, विलेयता घटती है, आप परिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे सर प्रेशर बढ़ाओगे तो इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, कितना भी प्रेशर लगा लो कोई मतलब इसको नहीं है। अगला पॉइंट, एक मोल ठोस का, आगे की बात, एक मोल ठोस का, ये सब पढ़ा चुका हूं फर्स्ट ईयर में, एक मोल ठोस का उसके आयनों से निर्माण करने में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे जालक ऊर्जा कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था थर्मोडायनेमिक चैप्टर में आपको, ठीक। अगर आपने डेल्टा एच लैटिस, मतलब सर अगर आपने क्या किया, जालक एंथैल्पी का मान क्या किया, घटा दिया, तो सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ जाएगी। घटाने का समझते हो कि डेल्टा एच का मान जितना ऋणात्मक होगा, घटाने का मतलब देखो एरो नीचे लगा है ना, इस एरो नीचे का मतलब है घटाना, घटाना का मतलब माइनस में, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी परिवर्तन, और लैटिस का मतलब जालक वाली, जो जालक वाली एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो जितना मान माइनस में होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, विलेयता होगी। तो अगर जालक ऊर्जा का मान ज्यादा ऋणात्मक हो गया तो उसकी विलेयता ज्यादा हो जाएगी, ठीक। आगे बढ़ते, आगे आओ। एक मोल ठोस के जलयोजन पर, एक मोल ठोस के जलयोजन पर मुक्त ऊर्जा जलयोजन ऊर्जा कहलाती है। अगर सर एक मोल ठोस का जलयोजन करा दिया जाए, या एक मोल ठोस का जलयोजन कर दें, एक मोल ठोस में जल मिला दें, ठोस में जल मिला दें, उसे जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। सिंपल बात है, ठोस में क्या मिला रहे हो, जल मिला रहे हो। अगर ठोस के अंदर जल मिलाओगे तो क्या होगा, विलेयता बढ़ेगी, तो जितना मिलाओगे उतनी बढ़ेगी। देख लो जितनी डेल्टा एच हाइड्रेशन होगी, मतलब डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी परिवर्तन, ज्यादा का मतलब पॉजिटिव, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा मान, जितना ज्यादा वो मिलेगी घुलेगी उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा। मतलब ठोस के अंदर जितना पानी विलेय हो सकता है, जितना पानी जा सकता है जाने दो, किसी ठोस के अंदर जितना पानी जुड़ सकता है जोड़ दो, जितना पानी जुड़ेगा तो विलेयता उतनी बढ़ जाएगी प्यारे बच्चों। यही बात है जलयोजन ऊर्जा में। तो 2 पॉइंट आपके बुक में मेंशन नहीं किए गए हैं, एनसीईआरटी में भी ये मेंशन नहीं है, लास्ट के 2 पॉइंट, चौथा और पांचवा आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है, और आपकी बिहार की बुक में भारतीय भवन में भी मेंशन नहीं है, मगर तब भी आपको मैंने पॉइंट वाइज बता दिया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं कि जलयोजन ऊर्जा मतलब जलयोजन जो ऊर्जा होती है जितना बढ़ेगी, मतलब उसकी एंथैल्पी परिवर्तन कह सकते हो ना, जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, विलेयता उतनी ज्यादा होगी प्यारे बच्चों, ठीक है। यहां से शायद ऑब्जेक्टिव बन सकता है, अगर आप वैसे है नहीं मेंशन बुक में तो बनना तो नहीं चाहिए, ठीक है, मैं तभी इसको मैंने बता दिया आपके। हाँ प्रकृति, क्या हो गया, कहाँ है प्रकृति, कहाँ लिख दिया, अच्छा वाह नजरें बड़ी तेज है, इस पर गौर कर रहे हो, पढ़ने पर गौर नहीं कर रहे हो, वाह। आगे बढ़े, पढ़े, आओ। अगली है गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है, कैसे इसको समझाओगे, ठीक है। गैसों की द्रव में विलेयता, इसके बारे में आप कैसे समझाओगे।
बोलो कैसे समझाया जाए? किसी गैस को द्रव में घोलना है, कठिन काम है। कठिन तो है ही भाई। ठोस द्रव में घुल सकता है ये सुना है, गैस द्रव में घुल सकती है ये नहीं सुना, देखा भी नहीं कोई गैस को द्रव में घोल रहा हो, नहीं सुना सर। तो इसके लिए केवल बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, केवल इतना बुक में आपके मेंशन किया गया है, कितना है उतना ही पढ़ो जितना है। लिक्विड के स्पेलिंग में मैच कर लो, ये नहीं होगा यहां पर, पता लगे कोई कमेंट कर दे। देखो गैसों की द्रवों में विलेयता, गैसों की द्रवों में विलेयता, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही पता नहीं क्या। देखो एक सेकेंड, कुछ हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा पानी पी लेते हैं। अब ये बोतल रखी थी, बोतल पी लेते हैं। एक मिनट। चलिए स्टार्ट करें, चलिए फिर से लिखते हैं। क्या लिखा सर? गैसों की द्रवों में विलेयता, गैसों की द्रवों में विलेयता एक निश्चित सीमा तक ही होती है, एक निश्चित सीमा तक ही होती है। बहुत ज्यादा नहीं जाना इसके अंदर, बस इतना ही जाना है। बस किसी गैस की बात करें तो कोई गैस किसी द्रव के अंदर एक निश्चित सीमा तक ही घुल सकती है, एक निश्चित इसकी एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के बाहर आप उसे घोल नहीं सकते हो। मतलब ये कहना चाहते हैं साफ साफ, इतना सिंपल सी बात में याद रखो कि सर किसी गैस में जो विलेयता होती है ना, एक सीमा तक होती है, एक बॉर्डर तक होती है, उस बॉर्डर के आगे आप उसे घोल नहीं सकते। एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन के अंदर ही आप उसे घोल सकते हो, उसके बाहर किसी गैस को घुला नहीं जा सकता। इतना बात है कि किसी गैस की द्रव में विलेयता एक निश्चित सीमा तक ही होती है, बस इतना याद रखना है। ओके ठीक है। और क्या होता है? द्रव द्वारा गैस का अवशोषण करने पर, गैस का अवशोषण करने पर गैसीय विलयन प्राप्त होता है, गैसीय विलयन प्राप्त होता है। ये एक बात और आ गई कि सर अगर द्रव क्या करे, गैस का अवशोषण कर ले, गैस को सोख ले। अगर द्रव गैस को सोख लेती है, दो बातें हैं। अगर द्रव क्या करती है, गैस को सोख लेती है, तब इस कंडीशन में गैसीय विलयन प्राप्त होता है, द्रव विलयन नहीं प्राप्त होता। ये एक इंटरेस्टिंग बात याद रखनी है कि सर गैसों की द्रव में जो विलेयता होती है एक निश्चित सीमा तक ही होती है। अगर किसी गैस द्वारा या किसी द्रव द्वारा, देखो ये लिखा ना, किसी द्रव द्वारा गैस का अवशोषण कर लिया जाए तो उस कंडीशन में गैसीय विलयन प्राप्त होता है। ओके, सीमा पाकिस्तान, अरे सब क्या ही तुम लोग हर समय वही सीमा पाकिस्तान वाली, क्या तुम भी लोग छोड़ दिया करो कभी तो। प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारकों में पहला वही है, ठीक है, जो जितना अच्छा, ये लिख दो सीधे सीधे, समान को घोलता है, समान को घोलता है, समान को घोलता है, ठीक है। मतलब जितना पीछे वाला पॉइंट वही है कि अगर ध्रुवी होगा या मान लो कहते तो आयनिक होगा, जो आपका द्रव होगा वो आयनिक होगा, तो गैस आपकी आप कह सकते हो ध्रुवी चल जाएगी। अगर जो आपका द्रव है अगर वो सहसंयोजी हुआ, जैसे बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, अगर सहसंयोजी हो गया कह सकते हो, तो अगर द्रव हमारा सहसंयोजी हो गया तो जो हमारी गैस चलेगी वो हमारी आध्रुवी वाली चलेगी, और क्षीण ध्रुवी तो कोई होती नहीं गैस। NH3 हो सकती है,
अमोनिया गैस हो सकती तो बात बात की बात की, ठीक है, गैस कंडीशन में है तो, ठीक है। जैसे अमोनिया गैस हो गई, जल की भाप हो गई, H2O की जो भाप हो गई वो हो गई, इस कंडीशन से आप समझ सकते हो। तो उन्होंने कहा समान समान को घोलता है। पीछे वाला पॉइंट एकदम सेम टू सेम कॉपी करके रख देना, ठीक है, ये वाला पॉइंट एकदम कॉपी कॉपी कर दो कि सर आयनिक ठोस, ठोस की जगह यहां द्रव लिख दो, आयनिक ठोस, ठोस की जगह पर क्या लिखोगे, गैस लिख दूं क्या? आओ अच्छा लिख देता हूं, तुम भी लोग क्या याद करोगे, लिख देता हूं, आओ लिख देता हूं भैया। अगर आयनिक गैस है, गैस घुल रही है ना, गैस को घुलना है ना, अगर आयनिक गैस है या सहसंयोजी गैस है, आयनिक गैस है या सहसंयोजी गैस है, दो बातें। तो आयनिक गैस किसमें घुलेगी, बोलो, आयनिक गैस किसमें घुलेगी? तो आप कहोगे सर ध्रुवी वाले में, ध्रुवी वाले में। और जो सहसंयोजी वाली होगी वो अध्रुवी वाले में भी घुल जाएगी, और उसके साथ साथ या क्षीण ध्रुवी वाले में भी घुल जाएगी। किसमें घुल जाएगी? क्षीण ध्रुवी वाले में भी घुल जाएगी, उसमें भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और ध्रुवी कौन सा होगा? द्रव। यहां क्या होगा? द्रव। आगे विलायक लगा दो और ही मजा आ जाएगी, तब तो एग्जामिनर खुशी हो जाएगा, कहेगा अरे भैया मजा आ गई। ये लो, हाँ भैया क्वेश्चन आता है, आओ आगे आओ, दूसरा पॉइंट पे आओ। आगे बढ़े, देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक। अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, नहीं पैसे बोलो, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता कम हो जाती है। टेम्परेचर ऊपर का मतलब बढ़ा, सॉल्युबिलिटी घटी, तो इसको लिखोगे कैसे? ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घट जाती है, परंतु हीलियम व हाइड्रोजन को छोड़कर, हीलियम व हाइड्रोजन को छोड़कर। मतलब क्या है कि सर हीलियम और हाइड्रोजन गैस को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी गैसें हैं अगर इनका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये जितनी भी गैसें होंगी वो जब द्रव में घुलेंगी तो उनकी विलेयता कम हो जाएगी। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो गैसों की द्रव में विलेयता कम हो जाएगी, परंतु हीलियम और हाइड्रोजन गैस उसमें शामिल नहीं की गई हैं। ओके, तीसरा पॉइंट क्या होगा? ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा? सर प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। मतलब सर जितना दबाओगे ना उसको, गैस को जितना दबाओगे उतना वो कंप्रेस हो जाएगी। सिंपल सी बात, गैस को दबाओगे तो कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी तो उसके मॉलिक्यूल कहां आ जाएंगे? पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, इसका मतलब द्रव के स्टेट में आ जाएगी। भैया द्रव के जो मॉलिक्यूल होते हैं थोड़ा दूर दूर, गैस के इतनी दूर होते हैं, तो मैंने दाब लगाया तो दब गए, और दब गए तो हो गए ना द्रव जैसी। अरे सिंपल सी बात, मान लो ये ठोस के हैं, ये द्रव के हैं, ये गैस के हैं, तो गैस पर मैंने दबाव लगाया, दाबा ना, तो आ गए ना इतने पास पास, और पास पास आ गए तो क्या है, काहे के हो गए? द्रव के हो गए। तो वही मैंने बोला कि अगर सर दबाव डाल दो तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। गैसों की द्रव में विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। पॉइंट आपको याद रखना है, यहां से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, यहां से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अच्छे से दिमाग में दिमाग में बैठा लेना, ठीक है, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, ठीक। क्वेश्चन कौन सा आता है? क्वेश्चन पढ़ लो। केवल एक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है? आपको बताना है। इसका आंसर करवाऊंगा, मगर आप इसे कैसे लिख सकते हो ये आपको सोचना है कि सर अगर हम ताप बढ़ा दें तो गैसों की द्रव में विलेयता हमेशा कम हो जाती है, क्यों ऐसा होता है? क्यों? बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आप अपने माइंड से सोचोगे ना, बहुत आसान। जैसे मैं दाब वाला बताया ना कि दाब लगाएंगे तो कण पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो उनके अंतराणु बल, उनके बीच अंतराणु बल का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो वो द्रव की अवस्था को प्रदर्शित करेंगे, तो आसानी से द्रव में घुल जाएंगे, इसलिए विलेयता बढ़ जाएगी। अगर सर ताप बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो गैस के जो मॉलिक्यूल है ना और दूर हो जाएंगे, भागेंगे। और जैसे आप पानी को, जैसे द्रव है, द्रव को जब गर्म करते हो, देखो द्रव के मॉलिक्यूल जब इनको गर्म करते हो ना तो दूर दूर जाते हैं, और दूर दूर जाते जब बहुत दूर हो जाते हैं तो गैस अवस्था में चले जाते हैं। तो यही कंडीशन पूरी पूरी आपको यहां बना के लिखनी है। अगर बना के नहीं लिख पाओगे तो इसका आंसर मैं आपको नोट्स में भिजवा दूंगा, परेशान ना हो। हाँ ये तो बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विलेयता क्यों कम हो रही है, इसका संक्षेप में वर्णन करना है। दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का है क्या? लरे भैया 2 नंबर का है क्या? बना लेना, अगर ना बनेगा तो फिर हम बताएंगे, हम तो भेजेंगे आपको नोट्स में,
डिस्क्राइब करके, ठीक है। ये नहीं भैया, ये आपकी अपनी बुक में देखो, बुक में दिया हुआ है, क्या हम क्या जबरदस्ती लिख देंगे क्वेश्चन, बुक से लाए हैं भैया। आपकी भारती भवन की बुक देखिए, उसमें ये क्वेश्चन है, अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए, लघुत्तरी में जाइए, देखिए जाके, वहां पर है, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता में हमेशा कमी क्यों आती है, हमेशा कमी आती है क्यों, ठीक। तो फिर आज क्लास में यहीं तक रखे हैं, कल की क्लास में आएंगे तो आपको हेनरी का नियम सिखाएंगे, और हेनरी का नियम क्यों बना, किसी वजह से बना, आज थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर देते हैं। हेनरी का नियम क्या है, सिंपल सी बात है कि सर गैसों की जो द्रव में विलेयता है ना, उस पर दाब के प्रभाव को बताती है, कि गैस जो है द्रव में कैसे घुली और उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ा। तो आपने कहा सर दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ गई, तो इसी के बारे में हेनरी जी ने बहुत विस्तृत रूप से, बहुत अच्छे रूप से आपको समझाया है। कोई पूछे हेनरी का नियम क्या है, आज कोई पूछ रहे तो कह देना हेनरी का जो नियम बना, हेनरी जी ने जो ये नियम बनाया, वो गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को बताने के लिए बनाया, ठीक। बाकी कल क्लास में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज क्लास में यहीं तक रखते हैं, ऑब्जेक्टिव थोड़ा ज्यादा है, सब्जेक्टिव थोड़ा सा कम है, ठीक है, समझ गया ना। सब्जेक्टिव है गैसों की द्रव में विलेयता किसे कहते हैं, ठोसों की द्रव में विलेयता क्या है, ये ऑब्जेक्टिव बनते हैं, मगर वहां से जो पॉइंट वाइज मैंने प्रभावित करने वाले कारक बताए हैं, वहां से आपको ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फिर कल की क्लास में मुलाकात करेंगे, हेनरी के नियम के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो कल की क्लास में मिलते हैं, नोट्स बनाते रहिएगा, किसी के भरोसे मत रहिए, लेट लपेट हो जाता है, सिस्टम है, कार्य है, एक का नहीं रहता है, बाकी सब लोगों का रहता है, आप जानते हो। तो फिर अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।